तारीख 20 दिसंबर 2018 दिन के 11 बजे के करीब बिहार के एक बड़े कारोबारी का बेटा अपनी फैक्ट्री के लिए घर से निकलता है। लगभग 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर वो पटना से हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचता है। गाड़ी फैक्ट्री के गेट पर आकर रुकती है और जैसे ही वो लड़का गाड़ी से उतरकर फैक्ट्री में दाखिल होने लगता है तभी एक मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के पास आकर रुकती है और एक हेलमेट सवार शख्स उस कारोबारी के बेटे पर लगातार 3 राउंड फायर करता है और फरार हो जाता है। गोलियां उस लड़के की छाती और पेट को चीर कर निकल जाती हैं। आनन फानन में घायल को अस्पताल ले जाया जाता है जहां वो कुछ ही देर बाद दम तोड़ देता है। शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि इस घटना से 5 महीने पहले ही मृतक ने एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसे कॉल कर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बावजूद इसके उस कारोबारी के लड़के को बिहार पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उधर मृतक के कारोबारी पिता बीते 7 साल से अपने बच्चे के हत्यारों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि उन्हें भी एक दिन उनके बेटे की तरह ही गोलियों का निशाना बनाया जाएगा। तारीख 4 जुलाई 2025 रात के 11:38 उस कारोबारी को भी उसके घर के बाहर एक बाइक सवार हमलावर द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। मारे गए इस कारोबारी का नाम है गोपाल खेमका और 7 साल पहले जो उनका बेटा मारा गया था उसका नाम था गुंजन खेमका। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने एक बार फिर से उस डिबेट को छेड़ दिया है कि क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में लालू राबड़ी के शासनकाल से ज्यादा अपराध हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में ही बिहार में ट्रिपल मर्डर से लेकर बाकी कई हत्याओं की जो खबरें आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं, जिसके बाद से ही एक सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या ये बिहार का जंगल राज 2.0 है। किस्सा के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार के क्राइम पर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बिहार उतना सेफ है जिसका ढिंडोरा पिछले 2 दशकों से नीतीश सरकार द्वारा पीटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है नीतीश सरकार के दौरान बिहार में बढ़ रहे अपराधों का। शुरुआत करते हैं बीते 1 सप्ताह की कुछ खबरों की हेडलाइन से। पटना में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, लड़का लड़की के सर में मारी गोली, शराब के विवाद में 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या, अरवल में गर्लफ्रेंड को गोली मारी फिर खुद को उड़ाया, पंचायत रोजगार सेवक की गला रेत कर हत्या, 12 बार मारा चाकू, 200 लोग बने रहे दर्शक, पहले पीटा फिर पेट्रोल डालकर 5 को जिंदा जलाया, पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, नजदीक से सर में मारी गई गोली। ये बिहार के अखबारों में बीते 5 दिनों की हेडलाइंस है। मतलब कोई एक ऐसा दिन नहीं बीता होगा जिस दिन बिहार में 1-2 मर्डर ना हुए हों। विपक्ष की शिकायत है कि दिन दिहाड़े हर दिन लोगों की हत्या कर दी जा रही है, लेकिन मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा, इसे जंगल राज नहीं बता रहा। सही भी है, आखिर नीतीश कुमार की सरकार पर लोगों के भरोसे का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की बात करते हैं। सत्ता पक्ष हमेशा लालू राबड़ी के कार्यकाल के दौरान फैले जंगल राज की याद दिलाकर उन्हें वोट न देने की अपील करता है। अगर इनके ही शासनकाल में कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाए तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि जगह जगह फोन कैमरा और सीसीटीवी होने के बावजूद दिन दिहाड़े मर्डर करने से भी बाज नहीं आ रहे। अब लगे हाथ नीतीश सरकार के दौरान हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी नजर मार लेते हैं। नालंदा में रविवार को एक डबल मर्डर हुआ जिसमें 19 वर्षीय अन्नू नाम की एक लड़की और 16 वर्षीय हिमांशु नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव का है। लाइब्रेरी में गांव के बच्चों के बीच आपस में झगड़ा हो गया था। इसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। इस लड़ाई में घर के बड़े भी शामिल हो गए। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी के बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें एक गोली ओम प्रकाश पासवान की बेटी अनु को लगी और दूसरी गोली संतोष पासवान के बेटे हिमांशु को। दोनों के सर में गोली लगी थी, जिसके चलते दोनों ने ही दम तोड़ दिया। शुक्रवार 4 जुलाई को सीवान के मलमलिया चौक पर शराब माफियाओं ने दिन दिहाड़े एक ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। माफियाओं ने मुन्ना सिंह, राम नारायण सिंह और रोहित सिंह नाम के एक युवक को सरेआम तलवार से काट दिया। ये हत्या बीच बाजार में लोगों की मौजूदगी में दिन दिहाड़े की गई।
इस मामले में शत्रुघ्न सिंह और उनके भाई केदार सिंह पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों भाई शराब कारोबारी हैं। अगर याद ना हो तो याद दिला देते हैं कि बिहार एक ड्राई स्टेट है। 17 अक्टूबर 2024 को जहरीली शराब पीने से सीवान में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में कौड़िया वैश्य टोले के लोगों ने शत्रुघ्न सिंह और उसके भाई केदार सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में एक भाई की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में लगातार हिंसक झड़पें होती रहती थी। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों भाई सीरियल ऑफेंडर्स हैं। इन पर कई गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस कभी इनकी गिरफ्तारी नहीं करती। गोरिया कोठी के पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह ने इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा वो खुद इस बारे में पुलिस को सूचित कर चुके थे, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई। थाना प्रभारी की लापरवाही को देखते हुए डीआईजी नीलेश कुमार ने थाना प्रभारी सुजीत कुमार को घटनास्थल पर ही निलंबित कर दिया था। एसपी मनोज तिवारी और डीआईजी नीलेश कुमार ने परिजनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हत्या के बदले हत्या की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते इन शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की होती तो शायद ये 3 लोगों की जान बच जाती। कल रविवार की देर रात पटना में एक निजी स्कूल के संचालक 50 वर्षीय अजीत कुमार को अपराधियों ने सर में गोली मार दी। इस दौरान वो बाइक से अपने घर लौट रहे थे। गोली लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये हत्या पटना के व्यस्त इलाके सुगना मोड़ पर हुई है। रविवार को ही मुजफ्फरपुर में एक पंचायत रोजगार सेवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दुस्साहस को आप ऐसे समझे कि अपराधी देर रात मृतक के घर में घुस गए। मृतक की पहचान मुमताज अहमद के रूप में हुई। घर के आगे सीसीटीवी भी लगा है, बावजूद इसके अपराधियों को कोई खौफ नहीं था। हत्या करने के बाद उन्होंने पैसे और जेवर तो लूटे ही, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क और फोन तक अपने साथ ले गए। अंदेशा है कि अहमद ने किसी को उधारी दी थी और उसी से कहासुनी के बाद ये स्थिति बनी। बिहार के पूर्णिया जिले के टेतगामा गांव में 7 जुलाई 2025 को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को डायन के झूठे आरोप में पहले पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। इस जघन्य अपराध में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार रात को हुई और इसे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। खैर, ये तो हुई हालिया घटनाओं की बात। अब लगे हाथ उन मर्डर्स की भी बात कर लेते हैं जो नीतीश कुमार कार्यकाल के दौरान हाई प्रोफाइल केसेस में गिने जाते हैं। यूं तो बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब 1-2 मर्डर ना हुए हों, चाहे वो सरकार राजद की रही हो या जदयू की। लेकिन जब बात नीतीश कुमार के सुशासन की हो रही है तो जिस मर्डर की सबसे ज्यादा चर्चा रही उनमें से एक है मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार का मर्डर। 2018 का साल 2 हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस का रहा, जिसकी चर्चा राज्य से बाहर भी खूब रही। तारीख 23 सितंबर 2018 शाम के 7:30 बजे, स्थान मुजफ्फरपुर का बनारस बैंक चौक। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार और उनका ड्राइवर कहीं जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने आगे से उनकी गाड़ी को रोक लिया और AK-47 से दोनों पर लगभग 1.5 दर्जन गोलियां बरसाई गई। समीर और ड्राइवर को इतनी गोलियां लगी कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। AK-47 की तड़तड़ाहट से ऐसी दहशत फैली कि कोई भी गाड़ी के आसपास तक नहीं आया। लोग इस दहशत से अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे। समीर कुमार मुजफ्फरपुर के एक बड़े नेता थे। इस हत्या ने लोगों को 90 के दशक की याद दिला दी, जब मुजफ्फरपुर में हेमंत शाही, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और बिनी नरेश जैसे बाहुबलियों की गोली मारकर हत्या की गई थी। हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जितना मुजफ्फरपुर का नाम आया है, बिहार के शायद ही किसी जिले का आया होगा। तत्कालीन डीएसपी मुकुल रंजन के नेतृत्व में समीर मर्डर केस की जांच शुरू हुई। पुलिस ने पाया कि इसमें शंभू मंटू गैंग के सदस्यों की संलिप्तता है। भले ही लोगों को लगता हो कि 2005 के बाद बिहार में अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 के दशक से शंभू और मंटू का बिहार के सरकारी ठेकों पर वर्चस्व रहा है। ये गैंग अभी भी बिहार में ऑपरेशनल है और समय समय पर कई अपराधों में इसका नाम आता रहता है। अक्टूबर 2022 में बिहार एसटीएफ की टीम ने मंटू शर्मा को मुंबई से गिरफ्तार किया था,
लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बावजूद ये गैंग न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। अब वापस आते हैं समीर कुमार के केस पर। 9 जनवरी 2019 को शंभू मंटू गैंग का एक सदस्य सुजीत कुमार पुलिस के सामने सरेंडर कर गया। 18 दिसंबर 2018 को गोविंद नाम का एक आरोपी पटना हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के बयान के अनुसार गोविंद ही बाइक चला रहा था। आरोपियों के बयान के आधार पर ही इस मामले में गैंगस्टर मंटू के भतीजे नवीन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। 14 मार्च 2019 को पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें जमीन विवाद का मामला सामने आया। सितंबर 2024 में पहली गवाही हुई, लेकिन गवाह शंकर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष बदल लिया, जिससे मामला जटिल हो गया। मुकदमा अभी भी चल रहा है। मुकदमे की धीमी गति और गवाह का पक्ष बदलना बिहार में बड़े मामलों की समस्याओं को दिखाता है। पुलिस अपनी लीड के थ्रू अपराधियों तक पहुंच जा रही है, लेकिन सजा किसी को नहीं दिला पा रही। गवाहों के अंदर गैंग का खौफ आज भी जिंदा है। उनमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ बयान देने का रिस्क ले सके। जबकि इस पूरे केस का विवाद पुलिस से लेकर प्रशासन तक सबको पता है कि किस तरह से जमीन खाली करने का विवाद हुआ। समीर कुमार को शंभू सिंह और मंटू शर्मा की तरफ से धमकी दी गई। पुलिस को इन सब की सूचना थी, लेकिन अपराधियों में इन चीजों का कोई खौफ नहीं था। इससे यह साबित होता है कि चाहे दौर कोई भी हो, बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, बीते शुक्रवार की रात को बिहार के एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उनके अपार्टमेंट के गेट पर किस तरह उनकी हत्या कर दी गई। जब 11:38 पर वो अपने घर में दाखिल होते हैं, उसी वक्त एक बाइक सवार हमलावर उनका इंतजार कर रहा था। गेट खुलने तक गाड़ी कुछ सेकंड तक बाहर ही रुकी रही। तभी वो हमलावर आता है, गोपाल खेमका के नजदीक आकर कई गोलियां उनके शरीर में दाग देता है। इसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। गोपाल खेमका की हत्या पूरी प्लानिंग करके की गई थी। पुलिस ने सारे सीसीटीवीज की मैपिंग करते हुए शूटर के मूवमेंट का पता लगाया। उसमें शूटर अपनी गाड़ी से पहले फ्रेजर रोड की तरफ जाते हुए दिखा। उसके बाद वो एसपी वर्मा रोड, आयकर गोलंबर, आर ब्लॉक होते हुए अटल पथ पहुंचा, फिर जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ फरार हो गया। कथित रूप से इस हत्या में जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। पुलिस के अनुसार खेमका की हत्या सुपारी देकर कराई गई है। जमीन विवाद को देखते हुए पुलिस की टीम ने शनिवार को फतुहा और आरा के इंडस्ट्रियल एरिया में भी छापेमारी की थी। पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस हत्या की जांच जमीन विवाद के एंगल पर भी कर रही है। अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन हो रही है। बहुत जल्द इस हत्या के मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को बेऊर जेल से अहम लीड्स मिली हैं। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में सबसे पहले बिहार के कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा का नाम सामने आया। अजय वर्मा का नाम कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सामने आया है। उसकी गैंग मुख्य रूप से हत्या, अपहरण, रंगदारी, सुपारी, किलिंग और जमीन पर अवैध कब्जे जैसे अपराधों में शामिल रहती है। अजय वर्मा का नेटवर्क बिहार के अलावा यूपी, झारखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी है। उस पर हत्या, किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट सहित 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो अभी पटना की बेऊर जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी गोपाल खेमका की हत्या से बस 10 दिन पहले ही हुई थी। बिहार पुलिस ने उसे 24 जून को दीघा से गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि वो और उसके 3 साथी किसी की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। मौके पर पुलिस ने जर्मन मेड पिस्टल और कई राउंड गोलियां भी बरामद की थीं। पुलिस को इस बात का पूरा अंदेशा है कि वो योजना गोपाल खेमका के मर्डर की ही हो सकती है। अजय वर्मा पटना के घगा घाट सुल्तानगंज का निवासी है। उसने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा, जब उसने अपने पड़ोसी पिंकू चौधरी की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने अपनी गैंग बनाई और बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक अपराधों का नेटवर्क फैलाया। ऐसा माना जा रहा था कि गोपाल खेमका की हत्या की साजिश जेल के अंदर से ही तैयार की गई थी। इसी कारण शनिवार को पटना पुलिस की एक टीम ने बेऊर जेल में तलाशी अभियान चलाया था और साथ ही अजय वर्मा और उसके 3 साथियों से पूछताछ भी की गई थी। गोपाल खेमका बिहार के एक बड़े कारोबारी थे। उनका नाम बिहार के 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार है। बिहार का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने का श्रेय इन्हीं के परिवार को जाता है। ये परिवार
हेल्थ केयर के बिजनेस में पटना शहर में एक बड़ा नाम है। ये उनके परिवार में कोई पहली हत्या नहीं है। 2018 में भी उनके बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में उसकी फैक्ट्री के सामने ही हत्या कर दी गई थी। उस समय वो बीजेपी नेता और बिहार के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक भी थे। 20 दिसंबर 2018 को हुई इस हत्या का जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया था। हालांकि गुंजन ने 5 जुलाई 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि कोई व्यक्ति लगातार उन्हें अपहरण और जान से मारने की धमकी दे रहा है। हत्या के बाद गुंजन के पिता गोपाल खेमका ने हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। इस हत्या के बाद उस कॉलर का पता लगाने की कोशिश की गई। कॉलर की पहचान अंजर अंसारी के रूप में हुई थी, जो झारखंड का रहने वाला था और गुजरात में काम करता था। उसे 25 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं था। अब गोपाल खेमका की हत्या की जांच में भी जमीन विवाद को मुख्य मकसद माना जा रहा है, जिससे दोनों मामलों के बीच संभावित कनेक्शन की बात सामने आई है। गुंजन खेमका की हत्या के बाद 45 दिनों तक जांच ठप रही। तत्कालीन एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस धीमी जांच से परिवार काफी निराश था, जिसके चलते राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई थी। हत्या के 6 घंटे बाद वैशाली एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम बनाई गई। जांच में 3 कारणों पर ध्यान दिया गया: बिजनेस राइवलरी, निजी दुश्मनी और उगाही। बाद में उस हत्या को हाजीपुर सोनपुर मार्ग पर 4 लेन रोड के पास 14 बीघा जमीन के विवाद से जोड़ा गया। मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक सिन्हा मस्तू और उसके एक साथी राहुल आनंद उर्फ चीकू को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सारे आरोपी पटना हाईकोर्ट से सबूतों के अभाव में जमानत पर छूट गए। जेल से निकलने के बाद मस्तू इस केस में गवाह बनना चाहता था ताकि असली मास्टरमाइंड का खुलासा हो सके, लेकिन जेल से बाहर आते ही पटना में उसकी हत्या कर दी गई। मस्तू अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मार्केट जा रहा था। ट्रैफिक जाम में जब उसकी गाड़ी फंसी थी, तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने उसकी गाड़ी को घेरकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मस्तू की हत्या ने इस केस में इन्वॉल्व कई लोगों को बचा लिया। इस मामले में लंबे समय से ट्रायल चल रहा है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि गुंजन हत्याकांड में भी स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दोषियों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। भाई की हत्या पर गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने जो कहा, वो नीतीश सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। शंकर खेमका ने कहा कि ये सरकार लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज कहती है, लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ा जंगल राज है। सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करवा रही है। इसी सरकार में गुंजन खेमका को उनकी फैक्ट्री के गेट पर मारा गया था और गोपाल खेमका को घर के बाहर। पुलिस वालों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वसूली करने पर है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शूटर उमेश यादव के घर तक उसको फॉलो किया गया। पुलिस ने उसकी स्कूटी, कपड़े, जूते और कद काठी के आधार पर उसको हर सीसीटीवी में ट्रैक किया। इस तरह वो उसके घर तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि उमेश ने स्कूटी के नंबर के साथ छेड़छाड़ की थी, तो पुलिस सीधे उस व्यक्ति तक पहुंची जिसके नाम पर यह स्कूटी रजिस्टर्ड थी। फिर उसने उमेश का नाम लिया। उमेश के घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो वही कपड़ा और जूता बरामद किया गया। डीजीपी ने बताया कि इस्तेमाल किया गया हथियार भी उसके घर से बरामद हुआ। 1.5 महीने पहले ही इस हत्या की प्लानिंग हुई थी। बिल्डर अशोक शाह ने गोपाल खेमका को मारने की सुपारी दी थी। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। अशोक शाह ने उमेश को 4 लाख की सुपारी दी थी और 50,000 एडवांस भी दिए थे। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि उमेश खुद गोपाल खेमका की हत्या नहीं करना चाहता था, वो किसी और को उसकी सुपारी देने वाला था। लेकिन सुपारी लेने वाले ने बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड की, जिसके कारण उमेश यादव ने खुद इस हत्या को अंजाम दिया। शूटर उमेश की निशानदेही पर पुलिस गन सप्लायर विकास से पूछताछ करने पटना सिटी के माल सलामी इलाके में पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। ये एनकाउंटर मंगलवार तड़के 4 बजे हुआ था। पुलिस की तरफ से अभी ये जांच जारी है और परत दर परत इस साजिश पर से पर्दा उठना भी बाकी है। खैर, ये तो हुई कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर्स की बात, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं
वो काफी चौंकाने वाला है। 10 मार्च 2025 को बिहार के आरा शहर में सुबह 11 बजे ग्राहकों से खचाखच भरे ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के शोरूम में दिन दहाड़े लूट हुई। 6 से 8 लुटेरे बंदूकों के साथ शोरूम में घुसे और करोड़ों का सोना लूट कर फरार हो गए। पहले बताया गया कि ये लूट 25 करोड़ की है। हालांकि बाद में लूटे गए जेवरों की कीमत 11 करोड़ रुपए बताई गई। लेकिन यह घटना जितनी हैरान करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है पकड़े गए अपराधियों का बयान। पुलिस ने इस मामले में जब 2 लुटेरों को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया तो उनसे 2 बैग ज्वेलरी बरामद हुए। अप्रैल 2025 में पूछताछ के दौरान इन पकड़े गए लुटेरों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि जब ये अपराधी लूट का सामान लेकर भाग रहे थे, तब बालू माफियाओं ने इनसे लूट का एक हिस्सा छीन लिया। ये खुलासा डकैती के मास्टरमाइंड चंदन कुमार उर्फ प्रिंस ने किया था कि लुटेरों को बालू माफिया ने ही लूट लिया। 2021 में एक मास मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिससे पूरे बिहार में दहशत फैल गई थी। 29 मार्च 2021 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 व्यक्तियों को गोली मार दी गई थी। मृतकों में एक बीएसएफ जवान भी शामिल था, जिसका नाम राणा प्रताप सिंह था। उसके अलावा रणविजय सिंह, वीरू सिंह, अमरेंद्र सिंह और उनके चचेरे भाई शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये हत्याकांड एक तालाब में मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद के कारण हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों ने इसे 2 प्रमुख जातियों ब्राह्मण और राजपूत के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जोड़ा था। अब लगे हाथ थोड़ा 90 के दशक और अभी के क्राइम का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। 90 के दशक का क्राइम कुछ चेहरों तक सीमित था। हर 2-3 जिले मिलाकर एक बाहुबली या गैंग का डोमिनेंस हुआ करता था। ज्यादातर हत्याएं गैंग वॉर में होती थी। 90 के दशक की जातीय हिंसा भी इसमें जोड़ी जा सकती है, जब 2 गैंग के सदस्य ही एक दूसरे को मार दिया करते थे, चाहे वो 2 बाहुबलियों का गैंग हो या 2 संगठनों की राइवलरी। बड़ी संख्या में हत्याएं ठेके की राइवलरी के कारण होती थीं। इसका लिंक सीधे तौर पर एक बड़े अपराधी के साथ जुड़ जाता था। जानकारी तो सबको हो जाती थी, भले कोर्ट में उस अपराध को प्रूव होने में कितने भी साल लग जाएं। जब बड़े गैंगस्टर्स का डोमिनेंस होता था तो छोटे गैंग्स के उभरने के चांसेस बहुत कम होते थे। बीते सालों में कई बड़े गैंगस्टर्स मारे गए और जो जिंदा हैं वो शंट हो गए हैं। वो अब एक साथ विशुद्ध व्यापारी और नेता हो गए हैं, इसलिए गैंग वॉर या किसी हत्या में इन्वॉल्व होने से बचते हैं। बिहार का क्राइम डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, जैसा कि अनंत सिंह खुद कह चुके हैं। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने अगस्त 2024 में कहा था कि बिहार में अब बड़े अपराधी खत्म हो चुके हैं, लेकिन गांव, मोहल्लों और कस्बों में छोटे मोटे अपराधी बचे हैं, जिन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है। जब बड़े अपराधी होते थे तो छोटे मोटे अपराधी नहीं पनप पाते थे। वर्तमान में ज्यादातर अपराधों को देखें तो पूर्व के गैंग वॉर की बजाय सुपारी किलिंग्स की संख्या बढ़ी है। ज्यादातर मामलों में हत्या करने वालों की सीधी कोई दुश्मनी नहीं होती। हालांकि बीते कुछ सालों में अपराध का सबसे बड़ा कारण जमीन विवाद रहा है। बिहार में जमीन विवाद को लेकर झगड़े अब धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। खुद सरकार ने यह बात कबूल की है कि बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद को लेकर ही हो रही हैं। 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में खुलासा किया था कि बिहार में हो रही 60% हत्याओं का संबंध जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार मार्च 2024 तक ये आंकड़ा घटकर 46.69% पर आ गया था। सितंबर 2024 में जमीन विवाद के कारण नवादा में एक दलित बस्ती के 34 घरों में आग लगा दी गई थी। इन विवादों के कारण ही सरकार ने जुलाई 2024 में लैंड सर्वे कराने का निर्देश दिया ताकि जमीन विवाद का निपटारा किया जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में बिहार में दर्ज 1081 हत्याओं में से 635 हत्याएं जमीन या संपत्ति विवादों से संबंधित थी। ये आंकड़ा 59% बनता है। 2020 में 815 लोग जमीन विवाद के कारण मारे गए। 2014 में 3433 हत्याओं में से 954 हत्याएं यानी कि 28% हत्याएं संपत्ति विवादों से जुड़ी थी।
बिहार में लगातार 3 वर्षों 2012 से 2014 तक भारत में इस तरह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे। जमीन विवाद के मामलों में बिहार हमेशा टॉप पर ही रहा है। आरजेडी के शासनकाल यानी कि 1990 से 2005 में कुल अपराध दर कम थी। जैसे 2004 में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 122.4 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जबकि जदयू के शासनकाल में 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 164.8 प्रति लाख पर पहुंच गया। लेकिन लालू राज में जंगल राज की धारणा ने अराजकता की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। बिहार में 2022 में 3,47,835 अपराध दर्ज हुए, जिनमें आईपीसी और स्पेशल लोकल लॉज के तहत अपराध शामिल है, जो कि 2005 के 1,60,000 की तुलना में लगभग 3 गुना है। 2019 के दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड भी 2004 की तुलना में काफी अधिक थे। एनसीआरबी के अनुसार 2019 में बिहार में 2,69,096 आपराधिक मामले दर्ज हुए। हालांकि एनडीए की सरकार अपने बचाव में ये कहती है कि उनकी सरकार के दौरान अब केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस है, जिसके चलते वो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, इसलिए ये संख्या बड़ी है। वो राजद पर आरोप लगाते हैं कि तब अपराध में सरकार के लोग ही शामिल होते थे, इसलिए लोग मुकदमा दर्ज कराने से डरते थे। लेकिन सवाल फिर ये भी खड़ा होता है कि अगर लोगों में इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है तो वो कोर्ट में गवाही देकर सजा क्यों नहीं दिलाते? सब गवाह हॉस्टाइल डिक्लेयर क्यों हो जाते हैं, चाहे वो मामला समीर कुमार मर्डर केस का हो या गुंजन खेम का हत्याकांड का। ट्रायल में कोई भी गवाह जज के सामने अपने बयान से पलट जाता है। आखिर इस डर को क्या नाम दिया जाए? कोई वक्त था जब ऐसी ही घटनाओं के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के कार्यकाल को जंगल राज का तमगा दे दिया गया, और वो तमगा आज तक ऐसा चस्पा है कि भाजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू हर चुनाव में जनता को उस जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में अपराध के आंकड़े भी साफ बता रहे हैं कि बिहार में सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली नीतीश सरकार अपराध पर लगाम लगाने के मामले में कितनी विफल रही है। ऐसे में गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका की बात पर एक बार ठहर कर सोचने की जरूरत है। क्या वाकई बिहार में लालू राबड़ी की सरकार के वक्त से भी बड़ा जंगल राज अब है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़े जा रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था बिहार के जंगल राज 2.0 से जुड़ा पूरा किस्सा। ये किस्सा लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।